नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। आज हम इस चैप्टर में अपने देश के बारे में जानेंगे, उसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और उनके राज्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम इसके एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था इसकी लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में, इनकी बाउंड्रीज़ के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इसके बारे में। उसके बाद हमने इसका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी पढ़ा था कि इसमें जो डिवीज़न है, कौन से प्रशासनिक जो विभाजन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, वो किस तरह से बटे हुए हैं, कितने राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं और वे फर्दर फिर किस में डिवाइड किए गए हैं। आइए आज हम जानकारी लेते हैं फिजिकल डिविजन्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फिजिकल डिविजन्स, भौतिक विभाजन के बारे में, कि जो हमारा लैंड है, जो हमारा इंडिया है, उसमें फिजिकली कैसे इसका डिवीज़न किया गया है। आइए शुरू करते हैं। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and island। जो भारत है, भारत में जो इसका भौतिक गुण है, भौतिक आकृतियाँ हैं, उसको भी विभिन्न तरीके से मार्क किया गया है। विभिन्न तरीके से चीज़ों को यहाँ देखने का मौका मिलता है। विभिन्न चीज़ें हमें भारत में देखने को मिलते हैं, या विभिन्न स्थान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे माउंटेन्स, पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, प्लेट्यूज पठार हैं, प्लेन्स मैदान हैं, कोस्ट तट हैं, और आइलैंड्स द्वीप भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स, अगर हम बात करें इन द नॉर्थ, कि उत्तर दिशा में एक संतरी की तरह खड़ा हुआ हमें बर्फ़ से ढका हिमालय पर्वत दिखता है। ठीक है, हमारे देश की, हमारे भारत की उत्तर से जो रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो एक संतरी की तरह आपको बड़ी बड़ी चोटियों वाला बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय पर्वत देखने में मिलता है। हिम प्लस आल्य, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस आल्य, जिसका मतलब होता है द एबोर्ड ऑफ स्नो, विच मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि बर्फ़ का घर। क्या है? बर्फ़ का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, और हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले और सबसे ऊपर वाला जो नॉर्थ साइड में है, वह है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। क्या है? ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, उसको हम कहते हैं वृहत हिमालय। सबसे ऊपर वाले को, जो नॉर्थ की तरफ है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि मान लो ये आपका इंडिया का मैप है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपका इंडिया का मैप है, ये देखिए, ये इसका ईस्टर्न पार्ट, तो जो आपका जम्मू कश्मीर से जाता है इस तरीके से, ये वाला हिस्सा आपका हिमालय की रेंज में आता है। अब हिमालय के 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला द ग्रेट हिमालय, उसको आप हिमाद्री भी कहते हैं और वृहत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वृहत हिमालय और इंग्लिश में ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, वह हमें इस वृहत हिमालय पर ही देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लेंथ है 8,848 मीटर। ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट, उसके बाद वृहत हिमालय के बाद जो मध्य हिमालय आता है, क्या होता है? मध्य, वृहत के नीचे, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल नॉर्थ में हो गया, इसके नीचे वाला जो कि मध्य हिमालय कहते हैं, या इसको हिमाचल भी कहते हैं। और यह
आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से नीचे, अब नॉर्थ से दूसरी तरफ होगा तो क्या, साउथ की तरफ। ठीक है, तो वृहद हिमालय जो ग्रेट हिमालय से साउथ की तरफ आपको मध्य हिमालय, हिमाचल देखने को मिलता है। और आपके जितने भी हिल स्टेशन हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो नैनीताल हो, ये सारे आपके हिल स्टेशंस इसी मिडिल हिमालय में ही स्थित हैं। आइए नेक्स्ट, जो इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट है हिमालय का, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयन रेंज का, वह है आपकी शिवालिक रेंज। क्या है, शिवालिक रेंज। क्या है, शिवालिक रेंज। आइए, अब इस हिमालय क्षेत्र के बाद जो हिमालय पर्वत हुआ, इसके बाद आपको देखने को मिलता है भारत का उत्तरी मैदान। क्या मिलता है दोस्तों, भारत का उत्तरी मैदान, ये वाला भारत का उत्तरी मैदान। अब भारत का उत्तरी मैदान लाई इन द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय से नीचे है, मतलब हिमालय के साउथ में है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, आमतौर पर जो आपका मैदानी क्षेत्र है वह एक स्तर में और चपटा होता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। अब जो ये मैदानी इलाके बने, ये बने कैसे, मैदानी इलाके आपके जो नदियाँ पहाड़ों से बहती हैं, यह अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लेकर आती हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स जलोढ़ निक्षेप लेकर आती हैं और ये आगे जाकर उस जलोढ़ निक्षेप को कहीं पर भी इकट्ठा छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हम मैदानी इलाके बनते हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, भाई आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मुख्य नदियाँ जो हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, द इंदुस, जिसको आप सिंधु नदी कहते हो, द गंगा, गंगा ही कहते हो, द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ से के सहयोग से आपका मैदानी क्षेत्र तैयार होता है। आइए, अब आपको यहाँ पर दो डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स, दैट मीन्स जलोढ़ निक्षेप, मिट्टी विट्टी क्या हो गया, दीज आर वेरी फाइन सोयल्स ब्राउट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। ये कह रहा है कि आप इसमें एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, बहुत महीन मिट्टी होती है, बहुत महीन मृदा होती है, जो कि नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं, जो कि नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं और इसको इकट्ठा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। कहाँ पर, रिवर बेसिन में, रिवर की बेसिन्स में। मान लो बेसिन होता है आपका इस तरीके का, जिस तरह आपका वॉश बेसिन होता है उसमें आप हाथ धोते हो, तो ये इस तरह की बेसिन बनी होती है। इस बेसिन में ये सारी मिट्टी अलग इकट्ठा करते रहते हैं और इस तरीके से आपका मैदानी क्षेत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है एक नदी या एक लहर या एक स्ट्रीम, एक प्रवाह, जो कि मुख्य नदी में जाकर गिर जाता है, जो जिसका पानी मुख्य नदी में जाकर मिल जाता है, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। मान लो ये आपकी मेन नदी है गंगा, ठीक है, और इस मेन नदी गंगा में कोई और छोटी सी नदी निकली हिमालय से और वह आकर इसमें मिल गई। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप मान लो रामगंगा नदी है, ये भी पहाड़ों से निकलती है। फिर आपकी हो गई यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये रामगंगा निकली, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है, जो कि फाइनली गंगा में आकर मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, आइए बैक टू द पॉइंट। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जो ये मैदानी क्षेत्र होते हैं जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, किसके लिए, खेती करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लांट्स। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में, इन प्रदेशों में आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
और जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, जो आपका पश्चिमी हिस्सा है, जो आपका पश्चिमी हिस्सा है कहाँ का, इंडिया का, वहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन मतलब कि भारत का महामरुस्थल देखने को मिलता है। भारत का महामरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है। इट इज़ वेरी ड्राई, यह बहुत सूखा है, हॉट गर्म है, एंड सैंडी रेतीला है, और यह इस तरह से फैला हुआ है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर ऐसा जलवायु होने की वजह से यहाँ पर आपको वनस्पतियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है। आइए इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं मैप में। ये देखिए दोस्तों, अब तक हमने ये पढ़ा, इसमें आप देखिए कि जो आपका ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, इस नॉर्थ वाले पार्ट में हिमालय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, जो कि आपका ये वाला है, सबसे ऊपर वाला, दिस वन। ठीक है। उसके बाद हमने किया था कौन सा, मिडिल हिमालय, जिसको आप हिमाचल भी कहते हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड रेंज है शिवालिक रेंज, जो सबसे नीचे थी। ठीक, इन तीनों को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ये नॉर्दर्न प्लेन, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। अब ये देखिए गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ाया था, इसकी सहायक नदियाँ, ये देखिए यमुना भी आकर गंगा में मिल रही है, ये चंबल नदी यमुना में मिल रही है, इसका मतलब चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके वेस्ट में, अब भाई ये तो आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, नीचे आपका साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। तो जो आपका ये वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा, इस वेस्टर्न पार्ट में क्या बताया गया कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, भारत का महामरुस्थल है। क्या है, भारत का महामरुस्थल, जिसको आप सहारा डेजर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं वापस अपने थ्योरी पर। ये देखिए, टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अगर हम उत्तरी जो इसके मैदान हमने पढ़े, उनके साउथ में, उसके दक्षिण में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है, तो वह क्षेत्र, वह जगह जो 3 दिशाओं से पानी से घिरा हो, जो 3 दिशाओं से पानी से घिरा हो। और हमारा जो प्रायद्वीप पठार है, यह ट्रायंगुलर आकार का है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, और इसके जो प्रदेश हैं, इसका जो क्षेत्र है, इसके जो मैदान है, वह ऊंचे और नीचे देखने को मिलते हैं। दिस इज़ ए रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और आपको इस प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियाँ और बहुत सारी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। एक पहाड़ी है अरावली हिल्स। कौन सी है, अरावली हिल्स, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। क्यों, क्योंकि अरावली हिल्स ही दुनिया की सबसे पुरानी, अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है। दुनिया की, ध्यान रखना, अगर हिल्स में पूछा जाए तो अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, जो कि इसको सीमा बनाती है, इसको एक सीमा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कहाँ से, उत्तर पश्चिम दिशा से। कहाँ से, उत्तर पश्चिम दिशा से। द विंध्यास एंड सतपुराज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। उसके बाद विंध्या और सतपुरा श्रृंखला भी अपने आप में एक खास भूमिका निभाती है। द नर्मदा रिवर एंड तापी, ये इन रेंजेस से होते हुए बहती है, इन रेंजेस से ही बहती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और जो ये 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो कि इन रेंजेस से होकर चलती हैं और बाद में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज, पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री भी कहते हैं, यह आपको इस पठार के पश्चिम में देखने को मिलता है, और ईस्टर्न घाट इस पठार के कहाँ पर,
पूर्व में देखने को मिलता है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, जबकि हमने देखा है जो पश्चिमी घाट है वह लगातार निरंतर बना हुआ है, जबकि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वह टुकड़ों में और असमान तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अभी मैप में आपको दिखाएंगे। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, और जो पठार है ये प्रचुर मात्रा में हमें खनिज देता है, खनिज पदार्थ देता है, जैसे कि कोयला, आयरन ओर, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका मैंगनीज, टिन, इस तरह के पदार्थ हमें यह देता है। आइए एक बार इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आइए, ये हमने अभी देखा था वेस्टर्न पार्ट में, तो जो हमने पढ़ा सब दुनिया की सबसे पुरानी वह आपकी अरावली रेंज यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अरावली रेंज यहाँ पर स्थित है, और ये इलाका आपका कौन सा है? ये इलाका आपका होगा पंजाब, हरियाणा और छोटा सा गुजरात भी इसमें आपको हिस्सा ले सकता है। वैसे ये है आपका राजस्थान, कौन सा है? राजस्थान, और हरियाणा में आपको इसका थोड़े से हिस्से देखने को मिलेंगे। ये हिस्सा आपका राजस्थान का आता है। उसके बाद आपने पढ़ा विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। तो भाई ये आपकी विंध्या रेंज हो गई और ये सतपुरा रेंज हो गई। विंध्या और सतपुरा के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुरा से नीचे से तापी नदी निकलती है, और आप इसको देख रहे हैं कि ये इस साइड से होकर और यहाँ पर अरब सागर में जाकर मिल रही हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार। तो आपका जो ये हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर और ये जो हिस्सा आपका पूरा आता है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइड अरब सी है, एक साइड इसमें बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका इंडियन ओशियन है। इसलिए जब ये तीन दिशा से घिरा हुआ है पानी से, तो इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि इस पठार का जो वेस्ट साइड है, ये वाली साइड है, इस पर वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, इस पठार की जो ईस्ट साइड है, ये वाली साइड है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि जो आपका वेस्टर्न घाट है, ये वाला वेस्टर्न घाट है, यह लगातार बना हुआ है। ठीक, ईस्टर्न घाट आपका टुकड़ों में बना हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मान लो नदी यहाँ चली और वो सारी नदियाँ हमारे, अगर बात करें इस पठार की, अधिकतर नदियाँ वे ईस्ट फ्लोइंग है। कैसी हैं? ईस्ट फ्लोइंग। दैट मीन्स वे पूर्व की साइड को बहती हैं। तो जब ये इस साइड को बहती रहती हैं, इधर से आती हैं, तो इसने इन घाटों को, जो आपका ईस्टर्न घाट है या इसकी जो आप पर्वत है, ये इनको क्या किया? काट काट कर और इसको आगे बहा दिया, और ये यहाँ से जगह बनती चली गई। इन नदियों की वजह से ये पहाड़ कट कर टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका है। ठीक है, आइए दोस्तों बैक टू द थ्योरी। और आपको बताया था कि जो इसका वेस्टर्न घाट है, इसको आप सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। आइए, टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में। ध्यान देना, पश्चिमी घाट हमने देखा भी कहाँ पर है, पूर्वी घाट भी हमने देखा कहाँ पर है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो मिलेगा, और पूर्वी घाट के पूर्व में मिलेगा। क्या मिलेंगे? तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो आपके पश्चिमी घाट के जो तटीय मैदान हैं, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान आपको बहुत संकरे देखने को मिलते हैं, बहुत संकरे होते हैं। वहीं अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, तो जो हमारे पूर्वी तटीय जो मैदान हैं, वे बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में
पूर्वी दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं, उनमें से कुछ मुख्य नाम आपको बता देते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाते हैं, जिसका जल बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें कोई भी ऐसी दो नदियों के नाम बताओ जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। वे कौन सी हैं? नर्मदा और तापी। कहाँ से बहती हैं? विंध्या और सतपुरा रेंज से। अब आपसे पूछा जाए हमें 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम बताओ, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कुछ भी बता सकते हैं। These rivers have formed fertile deltas at their mouth। अब जो नदियाँ होती हैं, तो ये नदियाँ अपने मुहाने पर, जो नदियाँ हैं अपने मुहाने पर, मुहाना क्या होगा? मान लो ये आपकी नदी आ रही है, नीचे बंगाली खाड़ी है, तो जहाँ बंगाली खाड़ी से यह मिलेगी वह इसका मुहाना होगा, इसका मुंह होगा। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं? एक फर्टाइल डेल्टा को स्थापित करते हैं, वहाँ पर उसको बना देते हैं, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। दिस सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म, एक डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन, जहाँ जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में कहाँ मिल जाती हैं? बांग्लादेश में। हमारी जो गंगा नदी है वह 5 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें कि आपका क्या है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है। इनसे होते हुए वह आगे निकलकर और फाइनली बांग्लादेश में पहुंच जाती है, और बांग्लादेश में दोनों नदियां, और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये दो नदियां आपस में मिलकर नीचे जब बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, तो वहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म कर देती है, वहाँ पर एक डेल्टा बना देती है, एक डेल्टा क्षेत्र का निर्माण कर देती है। ठीक है, उस डेल्टा क्षेत्र पर सुंदरबन एक फॉरेस्ट तैयार हो गया, और उसको हमने सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया, फ्लो, और जो कि फाइनली वहाँ पर स्थापित है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें और पढ़ा देता हूँ जो हम ऊपर अभी हमने छोड़ा था। ठीक है, ये पढ़िए जो भी हमने बात की। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले बनाते हैं, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। अब ये जो डेल्टा है यह ट्रायंगल फॉर्म में है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्यों है? मान लो हमने आपको बताया था कि जब नदी आती है ऊपर से, तो वह अपने साथ जलोढ़ मिट्टी भी लेकर आती है। मान लो ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, दोनों मिलकर चलने लगी। अब जब चली, तो जब यहाँ जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो गई तो रास्ता बंद हो गया। अब क्या करेगी? कुछ इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे निकल जाएगी। तो आप देखो, जो ये इस तरीके का आकार है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस तरीके से इसको ट्रायंगुलर फॉर्म बताया जाता है। दूसरा, इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड, इट इज़ द एरिया, यह वह क्षेत्र है जो कि नदियों के मुहाने पर बनता है। जो डेल्टा है नदियों के मुहाने पर बनता है। अब वेयर रिवर्स एंटर द सी, वह जगह या वह स्थान जब ये नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस क्षेत्र को आप माउथ ऑफ रिवर, नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, नदी का मुहाना कहते हैं। आइए, अब एक कोरल, क्या है? कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं? परवाल। कोरल्स क्या होते हैं? परवाल। मतलब आप कह लो एक तरह की सीप जैसी स्ट्रक्चर वाले जंतु को हम कोरल्स कहते हैं। अब कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स स्केलेटन होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं मृत की, जो कि बहुत छोटे जलीय जंतु हैं। ठीक है, और उनको हम कहते हैं जलीय जंतु को पोलिप्स। क्या कहते हैं? पोलिप्स।
तो पोलिप्स के मरने के बाद जो उनके कंकाल होते हैं उनको हमने क्या कहा, परवाल कहा, कोरल्स कहा। व्हेन द लिविंग पोलिप्स डाई, जब ये जीवित पोलिप्स मर जाते हैं, देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, तो उनके कंकाल वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। अदर पोलिप्स, दूसरे पोलिप्स पैदा होते हैं कहाँ पर, उन्हीं कंकाल के ऊपर, उन्हीं कंकाल के ऊपर, और इस तरीके से वहाँ पैदा हो रहे रहते हैं, मरते जाते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते जाते हैं। तो वे बहुत बड़ा और बड़ा परवाल महाद्वीप बना देते हैं। क्या बनाते हैं, परवालीय महाद्वीप बना देते हैं। ये देखिए, आपको लग रहा है कि ज़मीन है, ठीक है, लेकिन ये ज़मीन के रूप में परवाल महाद्वीप है। क्या है, परवाल महाद्वीप है। अब हमने सुंदरबन डेल्टा पढ़ा। अब आपके मन में आता होगा यार, सुंदरबन ही नाम क्यों दिया, इसको हमने कुछ और नाम क्यों नहीं दिया, सुंदरबन नाम क्यों दिया, इसको हमने कुछ और नाम क्यों नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि इस डेल्टा पर, इस वन में सुंदरी नाम के पेड़ों की महत्ता है, मतलब कि बहुतायत है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इस जंगल में सुंदरी नाम के पेड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया है। आइए, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। अब दो द्वीप भी, दो द्वीपों का समूह भी हमें भारत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक है आपका लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये देखिए, ये कहाँ पर है वह भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपका ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप के साउथ वेस्ट साइड में ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा। अब ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, लेफ्ट साइड में मान लीजिए, आपके भारत के लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड है और भारत के राइट साइड में ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक। आइए, लक्षद्वीप आइलैंड लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर है। तो अरब सागर में तो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। और ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है, जो अभी हमने पढ़ा, कोरल आइलैंड, क्या है, कोरल आइलैंड, यह परवालीय द्वीप है। लक्षद्वीप आइलैंड परवालीय द्वीप है, जो कि केरला के तट पर स्थित है। केरला के तट पर स्थित क्या है, परवालीय द्वीप है। अंडमान निकोबार राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड स्थित है। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा आइलैंड था जो 2004 में आया सुनामी में प्रभावित हुआ था, उसमें डूब गया था। अब ये आपको कहाँ से पता लगेगा भाई, अखबारों से या फिर उस समय के जो लोगों ने उसको याद किया होगा उन लोगों से पता लगेगा। अब सुनामी क्या होता है, सुनामी क्या होता है, सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी एक बहुत बड़ी समुद्री लहर होती है जो कि तब उठती है जब समुद्र के तल में, जब समुद्र के तल में भूकंप आता है, उस समय यह लहर उठती है। भाई मान लो आपका ये समुद्र है, ठीक है, इसका ये तल है, जब इसमें भी भूकंप आएगा, पूरा हिलेगा, तो यह पानी को पूरा हिला देगा और यह पानी फिर आपके तटीय स्थानों को प्रभावित करेगा। तो सुनामी एक बहुत भारी, बहुत बड़ी, बहुत भयंकर समुद्र की लहर, तरंग होती है जो कि समुद्र के अंदर भूकंप आने से जन्म लेती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिया के बारे में जानने का बहुत अच्छा मैटर मिला होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, ये एक्सरसाइज कीजिए एक बार, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए और एक्सरसाइज
सोल्व कीजिए। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पढ़ा हुआ मैटर अच्छा लग रहा है तो बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए नई नई जानकारियाँ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।